Hello students, welcome to Dakshinai classroom. Now we'll start revision module for probability. Question number 20.1. A die is rolled 3 times. The probability of getting a larger number than the previous number is. अच्छा 3 बार थ्रो कर रहे हैं तो probability निकालना है, तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स क्या होंगे 6 into 6 into 6, क्योंकि 3 बार थ्रो कर रहे हैं तो हर एक बार 6 आउटकम्स आ सकते हैं. ठीक है, अब हमें क्या चाहिए कि हर एक डाई पे आपके पास आउटकम क्या होंगे 1 2 3 4 5 और 6. क्या ये बात समझ में आ रही है ना? तो हमें क्या चाहिए कि प्रीवियस जो आ रहा आउटकम वो अगले से ज्यादा होना चाहिए. नहीं, ऐसा नहीं बोला है, लार्जर नंबर देन द प्रीवियस नंबर. प्रीवियस नंबर पे जो आउटकम आ रहा है वो नेक्स्ट से कम होना चाहिए. ठीक है, मतलब जैसे मान लो आउटकम आपका 1 4 5 है, तो ये इसी ऑर्डर में आना चाहिए. पहले पे 1 आ जाए, फिर 4 आ जाए, या फिर 5 आ जाए. तो हर एक डाई पे आउटकम यही है. तो इनमें से 6 में से हमने 3 आउटकम कोई भी सेलेक्ट कर लिए. ठीक है, अच्छा उसने क्या बोला है कि जो आउटकम आएगा नेक्स्ट वो प्रीवियस से ज्यादा होना चाहिए, है ना? तो इक्वल भी नहीं हो सकता. तो आपके पास आउटकम है 1 से लेके 6 तक, तो इन 6 में से 3 कोई भी आउटकम आप सेलेक्ट कर लो. सेलेक्ट कर लिए तो वो कोई भी 3 हो गए, तो उनका अरेंजमेंट का तरीका एक ही हो. अरेंजमेंट का तरीका मतलब कि पहले पर जो आउटकम आएगा सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा नेक्स्ट पे, फिर उससे बड़ा थर्ड डाई को जब थ्रो करोगे आप तब. आगे बात समझ में? तो ये आपकी प्रोबेबिलिटी होगी, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी. कोई दिक्कत? बोलो. 20.2. In a room there are 4 students, each of which is equally likely to be a girl or a boy. 2 students have walked out from the room. First is found to be a boy and the second a girl. Then the probability that the remaining students are boys is. So total 4 students है, equally likely to be a girl or a boy. ठीक है, तो 4 में से गर्ल और बॉय की प्रोबेबिलिटी इक्वल है, मतलब हाफ और हाफ. 2 स्टूडेंट्स हैव वॉक्ड आउट फ्रॉम द रूम. फर्स्ट इज फाउंड टू बी अ बॉय, पहला बॉय हो रहा है, सेकंड जो है वो गर्ल है. द प्रोबेबिलिटी दैट द रिमेनिंग स्टूडेंट्स आर बॉयज, मतलब बाकी जो तीनों है वो भी आपके बॉयज होनी चाहिए, बॉयज होने चाहिए. ये बात समझ में आ रही है? ओके, तो ये बेस थ्योरम हम इसमें लगा सकते हैं, क्योंकि उसने बोला है कि फर्स्ट बॉय है, सेकंड गर्ल है. अब आपको ये प्रोबेबिलिटी बताना है कि नेक्स्ट 2 भी बॉयज होंगे. तो फर्स्ट बॉय उसकी प्रोबेबिलिटी हाफ, सेकंड गर्ल उसकी प्रोबेबिलिटी हाफ. अच्छा, बॉयज और गर्ल होने की दोनों इंडिपेंडेंट है तो मल्टीप्लाई कर दी प्रोबेबिलिटी. ठीक है, अब पहला बॉय आ गया, दूसरा गर्ल हो गया, तो थर्ड भी बॉय हो और फोर्थ भी बॉय हो उसकी प्रोबेबिलिटी, तो ये हो गया 1/4 आपका. क्या ये बात समझ में आ गई? समझ क्या बोला गया इसने कि पहला बॉय है, दूसरा गर्ल है, तो अब ये बताओ कि नेक्स्ट 2 भी बॉयज होंगे. तो ये गिवन है कि पहला बॉय दूसरा गर्ल, तो पहला बॉय दूसरा गर्ल गिवन है. ठीक है, अब आप ये बताओ कि नेक्स्ट भी बॉयज होंगे, तो बेस थ्योरम ये गिवन है, उसके बाद नेक्स्ट 2 बॉयज चाहिए. 20.3. लेट set A has 7 elements and B has 5 elements. If one function is selected from all possible defined functions from A to B, then the probability that it is on to function. Okay. A में कितने एलिमेंट है आपके पास? 7. और B में कितने एलिमेंट है? 5. ठीक है, हमें A से B फंक्शन डिफाइन करना है, तो टोटल फंक्शंस कितने होंगे कि 1 के लिए आपके पास 5 पॉसिबिलिटी है कि किसी की भी इमेज हो जाए 5, दूसरे के लिए भी 5, तीसरे के लिए भी 5, ऐसे 7 के लिए 5 5 5, कितनी बार? 7 टाइम्स. ये तो समझ में आया टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस. ठीक है, अब हमें क्या बताना है कि फंक्शन क्या हो आपका? ऑन टू फंक्शन हो. ऑन टू फंक्शन के लिए क्या होना चाहिए कि ये सब कुछ, मतलब ए बी सी डी ई, ये जो है किसी न किसी की इमेज हो इधर से. ठीक है, और एक ही की इमेज होनी चाहिए वो. हाँ, 2 के लिए इमेज हो सकती है. ठीक है, वो भी चलेगा. तो ध्यान से समझना, आपके पास 7 एलिमेंट है, तो इन 7 एलिमेंट को इन 5 में, इन 7 एलिमेंट की इमेज ये 5 के 5 होना चाहिए. अब उसमें क्या हो सकता है कि जैसे 1 इसके साथ चला जाए, 2 इसके साथ चला जाए, 3 इसके साथ चला जाए, 4 इसके साथ चला जाए, 5 इसके साथ चला जाए. अब 6 और 7 की इमेज तो होनी पड़ेगी, है ना? अच्छा, एक की 2 इमेज तो नहीं होती, वो तो फंक्शन ही नहीं है. तो 6 की इमेज कोई ना कोई होनी चाहिए, तो वो ई भी हो सकती है और मान लो ये भी हो सकता है. तो आप इसको समझना, फंक्शन यदि हमें बनाना है और फंक्शन कैसा है? ऑन टू है, तो ये सब कुछ 5 को 5 कहानी आनी चाहिए. तो आपके पास इधर कितने एलिमेंट है? 7. इन 7 में से हम क्या करें कि आपके पास कितने एलिमेंट है? 7, और इधर कितने हैं? 5. तो हम क्या कर सकते हैं कि
4 को एक साथ ले लिया और 3 तो गड़बड़ हो जाएगा। 3 1 1 1 1, ये कितने हो गए टोटल? 7। हाँ, ध्यान से समझिएगा, मतलब किसी एक के लिए कोई किसी 3 के लिए एक इमेज हो जाए तो भी चलेगा, समझ में आ रहा है? किसी एक के लिए 3 इमेज हो जाए और बाकी 4 के लिए एक एक इमेज हो जाए, तो जैसे हमने बोला कि 7 के लिए भी ई हो जाए, तो ये वाला केस फॉर एन एग्जांपल, ये केस। और क्या हो सकता है कि किसी के लिए 2 इमेज हो, किसी के लिए 2 और बाकी 3 के लिए एक एक, तो इधर भी टोटल एलिमेंट्स कितने हो गए? 7। और ये हमें बंडल कितने बनाना है आपको? 4। तो ये बंडल बनाने का तरीका हो जाएगा टोटल 7 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल, और ये कितने हैं? 4 फैक्टोरियल। ठीक है, अब इनको, ये बंडल को 5 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करना है, ये वही वाला केस हो गया, ग्रुपिंग से कर रहे हैं हम इसको, समझ में आ गया? मतलब एक को हम 3 लोगों को एक से कनेक्ट कर रहे हैं, ऐसा समझो। 3 लोगों को, जैसे 5 6 7 को हमने ई से कनेक्ट किया, ऐसा इधर 2 एलिमेंट को एक से कनेक्ट कर रहे हैं, फिर 2 को एक से कर रहे हैं, बाकी 3 को एक एक से कर रहे हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया ग्रुपिंग का तरीका। अब कौन किसके पास जाए? आपके पास 5 चॉइसेस है तो 5 फैक्टोरियल से आगे बात समझ में। इधर इसका ग्रुपिंग का तरीका 7 फैक्टोरियल अपॉन में 2 फैक्टोरियल का स्क्वायर, और 1 1 1 1 कितनी बार है? 3 बार है। ठीक है, तो ये जो है इक्वल साइज के ग्रुप है, इस कारण से 2 फैक्टोरियल, और ये तीनों इक्वल साइज के, इस कारण से 3 फैक्टोरियल। ठीक है, अब इनको 5 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो डिस्ट्रीब्यूशन का तरीका 5 फैक्टोरियल। ठीक है, अब इसी को आपको बताना है ना, किस फॉर्मेट में बताना है। ये 5 पावर तो चल ही रहा है, 5 पावर 7, डिनोमिनेटर में 5 पावर 7, 5 और 6, और फैक्टोरियल के टर्म्स में। ठीक है, तो 7 फैक्टोरियल के टर्म में है सारे ऑप्शन, तो 7 फैक्टोरियल कॉमन निकाल लिया। ठीक है, और ये 5 पावर 7 भी कॉमन ले लिया, बचा क्या? 5 फैक्टोरियल अपॉन में 3 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल, तो ये बचेगा 5 बाय 3 फैक्टोरियल। कोई दिक्कत? प्लस ये 5 पावर 7 तो कॉमन आ गया है, इधर क्या बचेगा? 5 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल तो कॉमन ले लिया हमने, तो 5 फैक्टोरियल अपॉन में 3, तो ये हो जाएगा 5 इंटू 4 अपॉन में 2 का क्यूब। ओके, तो 2 का क्यूब ये गया तो बचा 2, इधर है 3 इंटू 2, तो इसको हमने 3 से मल्टीप्लाई किया, तो ये पूरी कहानी आ रही है आपकी 7 फैक्टोरियल अपॉन में 5 पावर 7, ये हो जाएगा 3 इंटू 2, और ऊपर हो गया 5, है ना? 15 और 5 20, तो इधर आ गया 20। ओके, अब ये 5 से गया तो बचा 4, तो 7 फैक्टोरियल 10 से गया तो ऊपर बचेगा 2, और नीचे आ गया 3 इंटू 5 पावर 6। ये ऑप्शन कोई सा मैच कर रहा है क्या? तो बिल्कुल आपका ए ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज 20.4। इसमें क्या बोला है? लेट ए एंड बी आर 2 इवेंट्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट एंड पी इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए दे रखी 1/4, ए यूनियन बी दे रखा है हाफ, देन द वैल्यू ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए कॉम्प्लीमेंट, तो ये सिंपली हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट अपॉन में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो इसको हम वेन डायग्राम से समझे, तो ये आपका ए है, ये बी है, तो ये क्या बोल रहा है? बी इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट, तो बी इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा? ओनली बी। तो ओनली बी को यदि हम लिखना चाहे, हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ ए दे रखा है, तो ये हो जाएगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, और ए यूनियन बी दे रखा है, और ए की प्रोबेबिलिटी दे रखा है, तो इन ओनली बी को हम लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। ए यूनियन बी कौन सा हो जाएगा? ये पूरा पोर्शन, समझ में आ रहा है? ये वाला, उसमें से हम ए की प्रोबेबिलिटी माइनस कर दे तो ओनली बी मिल जाएगा, और ए यूनियन बी आपको दे रखा है 1/2, ए दे रखा है 1/4, बस उसकी वैल्यू पुट कर दो, तो ये हो गया आपका 1/4 अपॉन में 3/4, दैट इज 1/3, बी ऑप्शन। ओके, now next is 5-digit number is formed by using the digits 0 1 2 3 4 without repetition, the probability that the number is divisible by 6। okay, number is divisible by 6, तो सबसे पहले तो टोटल 5 डिजिट के नंबर कितने बनेंगे? 0 1 2 3 4 5, टोटल 6 लेटर्स है। यदि 5 डिजिट के आपको बनाना है तो पहली पोजीशन 1 2 3 4 5, तो पहली पोजीशन पे 0 के अलावा 5 चॉइसेस है, अरे है ना? उसके बाद इधर भी 5 चॉइसेस रहेगी, इधर 4, इधर 3, इधर 2, क्योंकि टोटल आपको बनाना है तो 0 आपका यहाँ नहीं आ सकता, तो 5 में से कोई भी ले लिया, फिर एक इधर चला गया, एक 0 इंक्लूड करा, फिर 5 हो गए, तो ये हो गया 5 इंटू ये,
या इसको हम लिख सकते हैं 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 को लिख सकते हैं 5 फैक्टोरियल। ठीक है, इसके बाद अब जो नंबर है वो आपका 6 से डिविजिबल है। नंबर यदि 6 से डिविजिबल है तो वो 2 और 3 से डिविजिबल होगा। तो 3 की डिविजिबिलिटी का क्राइटेरिया क्या होता है कि डिजिट्स का सम 3 से डिविजिबल हो। तो इन सब डिजिट्स का सम कितना है, n प्लस 1/2 दैट इज 15। तो 15 है तो वो 3 से डिविजिबल है। तो आपके पास एक तो हम पेयर्स 5 डिजिट ये वाले ले सकते हैं, ये डिजिट ले ले, इनका सम 15 है। इसमें से हम 3 वाला माइनस करेंगे तो सम कितना आ जाएगा डिजिट्स का, वो आ जाएगा 12। तो ये भी चलेगा, इधर कितना है 15, इधर कितना है 12। आगे बात समझिए, दोनों केसेस चलेंगे। अब हमें इवन भी चाहिए, इवन चाहिए तो आप समझना 3 4 5 ये वाले केस में 2 और 4 यहां पर दो ऑप्शन है, दो में से एक कोई ले लिया, बाकी के लिए 4 फैक्टोरियल। तो ये हो जाएगा 4 फैक्टोरियल इंटू 2 प्लस, समझ में आ रहा है, क्योंकि यहां पर हम 2 या 4 में से कोई भी ले सकते हैं, इसलिए आपके पास यहाँ पे 2 चॉइसेस है। और बाकी फिर 4 को अरेंज कर दो 4 फैक्टोरियल से। इधर थोड़ी समस्या है, 1 2 3 4 5 यहां 0 ले लिया तो तब कितना हो जाएगा 4 फैक्टोरियल। ठीक है, प्लस 1 2 3 4 5 यहां पर आपने 0 ना लेके 2 या 4 ले लिया, ध्यान से सुनिएगा, 2 और 4 ले लिया, एक डिजिट ले लिया, बचे आपके पास कितने 4, उसमें से 0 यहां नहीं आ सकता, तो यहां पर कितनी चॉइसेस है आपके पास 3। तो ये हो गया 3 इंटू 2। अब आपके पास कितने डिजिट बचे 3, तो उनका अरेंजमेंट 3 फैक्टोरियल से कर दो, तो ये आपका आंसर हो गया टोटल। तो 4 फैक्टोरियल इसमें कॉमन आ रहा है। उसके बाद ये हो गया 2, ये हो गया 6 और ये 6, 36 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 5 फैक्टोरियल। तो ये हो गया 38 डिवाइडेड बाय ये 5 इंटू 5 25 बचा। ठीक है, तो इसको 4 से ये जो आंसर है आपका पॉइंट में दे रखा है ना। ओके, तो इसको आप क्या करो 4 से मल्टीप्लाई करो, तो ये हो जाएगा 8 चौको 32, क्योंकि नीचे कितना हो जाएगा 100। अच्छा एक मिनट गड़बड़ है ना यहाँ पे। 4 फैक्टोरियल आपने कॉमन लिया तो यहां से थोड़ी ना कॉमन आ रहा है, कुछ गड़बड़ी है इसमें। 3 फैक्टोरियल कॉमन लो आप, तो इधर बचेगा 4 इंटू 2 8, इधर बचेगा 4, इधर बचेगा 3 इंटू 2 6। तो अब ये जो वैल्यू होगी वो होगी 3 फैक्टोरियल, ये बचा 5 इंटू 5 इंटू 4, और ऊपर हो गया 6 4 10 और 1 18, तो ये हो गया 100। तो 18/100 कैन बी रिटर्न एज 0.18। सो आंसर इज सी। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज 20.6। ओके, three integers are chosen at random from the set of first 20 natural numbers. Okay, there's a chance that their product is a multiple of 3. Okay, 1 2 ऐसे कहां तक जा रहा है, फर्स्ट 20 नेचुरल, देन चांस दैट द प्रोडक्ट इज मल्टीपल ऑफ 3। 3 नंबर सेलेक्ट करना है आपको 20 में से, तो सिलेक्शन का टोटल नंबर ऑफ बेस कितने होंगे, 20 में से आपको 3 सेलेक्ट करना है। अब उनका जो प्रोडक्ट है chosen at random from the set of first 20 natural numbers, the chance that their product is multiple of 3. Three integers are chosen at random from the set of first 20 natural numbers, है ना। The chance that their product is multiple of 3. The product is multiple of, अच्छा हाँ ठीक है, ओके। तो तीनों नंबर का प्रोडक्ट 3 से मल्टीपल होना चाहिए, उसने ये बोला है ना। हर एक नंबर 3 का मल्टीपल हो ये नहीं बोला है, तीनों नंबर को ले लिए, उन सब का प्रोडक्ट 3 से मल्टीपल होना चाहिए। ठीक है, तो तीनों नंबर जैसे मान लो लिए मैंने x y z, तो एक नंबर 3 का मल्टीपल होगा तब जब 3 मतलब एक ही 3 का मल्टीपल। अच्छा 3 के मल्टीपल कितने नंबर से इसमें है, वो है 3 6 9 12 15 18, टोटल 6 नंबर से जैसे जो है वो 3 के मल्टीपल है।
तो 3 नंबर आप सेलेक्ट करोगे, तो मान लो एक इनमें से कर लिया और बाकी 2, मान लो मैंने 1 ले लिया, 2 ले लिया, 3 ले लिया, तो प्रोडक्ट 3 से मल्टीपल है। एक ले लिया 3, 6 और फिर 10 ले लिया, तो 3 से मल्टीपल है, 3 का मल्टीपल है बिल्कुल, क्योंकि कितना हो जाएगा 6 इंटू 3, 18 इंटू 10, 180 आ जाएगा वो। आगे बात समझ में, या तीनों में यहां से ले लो तो भी चल जाएगा, समझ में आ रहा है। तो फेवरेबल केसेस क्या हो जाएंगे कि एग्जैक्टली 1 3 का मल्टीपल हो, या फिर एग्जैक्टली 2 3 का मल्टीपल हो, या एग्जैक्टली 3 वो जो 3 के 3 है वो 3 का मल्टीपल हो। ठीक है, तो इन 6 में से हमने सबसे पहले तो जो हमें एक नंबर चाहिए, इन 6 में से एक ले लिया, कोई भी ले लिया, और बाकी फिर बचे कुछ कितने, टोटल 20 और तो बचे कुछ कितने 14, तो उन 14 में से 2 सेलेक्ट कर लिया, ये हो सकता है। या उन 3 नंबर में एग्जैक्टली 2 नंबर्स 3 के मल्टीपल हो जाए, तो ओवरऑल एग्जैक्टली 2 नंबर्स 3 का मल्टीपल हो जाए, और एक 3 का मल्टीपल नहीं हो, तो उनका प्रोडक्ट भी 3 का मल्टीपल होगा, और तीनों के तीनों यदि 3 के मल्टीपल के होंगे तो भी नंबर आपका 3 का मल्टीपल ही होगा। आगे बात समझ में, तो ये आपकी प्रोबेबिलिटी हो गई, इसको आप सॉल्व कर लो। नाउ 20.7, नेक्स्ट क्वेश्चन इज 20.7। इसमें क्या बोला है, 3 critics review a book, odds in favor of the book are 5:2, odds in favor बोला है, तो क्रिटिक 1 की प्रोबेबिलिटी 5/7, क्रिटिक 2 की प्रोबेबिलिटी 4/7, क्रिटिक 3 की प्रोबेबिलिटी 3/7 रिस्पेक्टिवली। फॉर द 3 critics the probability that majority are in favor of the book। अच्छा, मेजोरिटी ऑफ इसके फेवर में, इसका मतलब क्या हुआ कि क्रिटिक 1, क्रिटिक 2, क्रिटिक 3, तो क्या क्या हो सकता है कि क्रिटिक 1, क्रिटिक 2 और क्रिटिक 3 में 2 फेवर करे और तीसरा फेवर ना करे, तो भी 2 फेवर कर रहे हैं, एक नहीं कर रहा है, तो ये भी मेजोरिटी हुई। ऐसे ही क्रिटिक 1, क्रिटिक 3 फेवर करे, क्रिटिक 2 ना करे, क्रिटिक 1, क्रिटिक 2, क्रिटिक ये दोनों फेवर करे, ये ना करे, या फिर तीनों के तीनों फेवर करे तो भी चल जाएगा। तो बस जो प्रोबेबिलिटी दे रखी है, इंडिपेंडेंट दे रखी है, तो ये दोनों की प्रोबेबिलिटी 5/7 इंटू 4/7। अब इसके नहीं करने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 4/7 प्लस पहला कर रहा है उसकी प्रोबेबिलिटी 5/7, दूसरा नहीं कर रहा है उसकी प्रोबेबिलिटी 3/7, तीसरा कर रहा है उसकी प्रोबेबिलिटी 3/7। पहला फेवर नहीं कर रहा है उसकी प्रोबेबिलिटी 2, क्योंकि 1 - 5/7, क्रिटिक 2 फेवर कर रहा है उसकी प्रोबेबिलिटी 4/7, क्रिटिक 3 फेवर कर रहा है उसकी प्रोबेबिलिटी 3/7 प्लस तीनों फेवर कर रहे हैं, तो 5/7 इंटू 4/7 इंटू 3/7। अब इसको देख लो, ये हो जाएगा नीचे 7 पावर 3, दैट इज 49 इंटू 7, 6 28 और 6 24, 343 हो गया ये, और इधर हो गया 80, और ये हो गया 15 45 24 60, है ना। तो ये हो गया 140 प्लस 45, तो 185 है ना, और 209 हो गया ये, है ना, डिवाइडेड बाय 343। देख लो कैलकुलेशन एक बार देख लेना। बिल्कुल। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज 20.8। इसमें क्या है, अ बैग कंटेन्स 5 balls all of different colors, ओके, सभी का कलर डिफरेंट है। 3 persons A, B and C whose probabilities of speaking the truth are, ट्रूथ की प्रोबेबिलिटी क्या है तीनों की, पर्सन A, B, C के लिए वो दे रखी है 1/2, 2/3, 3/4 respectively। Assert that a ball drawn from the bag is white। अच्छा, वो ये बोल रहे हैं कि बॉल जो है आपकी व्हाइट है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ ट्रूथ ऑफ देयर असर्शन इज, ओके, तो हमें क्या निकालना, यहाँ क्या निकालना है, बेस थोड़ा कि वो व्हाइट बॉल आपको बता रहे हैं, अब उसकी प्रोबेबिलिटी बताओ कि वो सही बोल रहे होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो व्हाइट बॉल बोलने की प्रोबेबिलिटी कि तीनों सही बोले। अच्छा, टोटल कितनी बॉल्स है आपके पास, 5 बॉल्स है, जिसमें एक ही व्हाइट है। ठीक है, तो क्या क्या हो सकता है कि तीनों सही बोले, तीनों सही बोलने की प्रोबेबिलिटी ये, और उसके बाद एक्चुअल में बॉक्स से आपने निकाला हो वो व्हाइट बॉल हो। नहीं आई बात समझ में, क्या बोला है कि तीनों सही बोल रहे हैं और बॉल क्या आ गई आपकी व्हाइट बॉल, तो 5 में से व्हाइट बॉल आने की प्रोबेबिलिटी 1/5।
ठीक है, नहीं आई बात समझना, फिर से एक बार, व्हाइट बॉल एक्चुअल में आ रही है, अब इसको ऐसे समझो, पहले इसको इधर से समझो तो जल्दी समझ में आएगा। बात वही है समझाने के लिए, प्रोबेबिलिटी में जो राइट अप है बहुत इंपॉर्टेंट है समझने के लिए, बाकी आप कैलकुलेशन तो कैसे भी कर सकते हो। मैंने बोला कि एक्चुअल में व्हाइट बॉल आ रही है तो फिर ए भी सही बोले, बी भी सही बोले, सी भी सही करे। क्वेश्चन समझ में आ रहा है, क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है, फिर से मैं एक्सप्लेन करता हूँ। उसने बोला है कि वो रिपोर्ट आपको व्हाइट बॉल कर रहे हैं, आपको इसकी प्रोबेबिलिटी बताना है कि वो एक्चुअल में सही बोल रहे हो। तो क्या हो सकता है कि एक्चुअल में व्हाइट बॉल आई और वो तीनों सही बोल रहे हैं, या व्हाइट बॉल नहीं आई, तो व्हाइट बॉल नहीं आने की प्रोबेबिलिटी 4/5, क्योंकि एक व्हाइट बॉल है, उसके अलावा कोई भी बॉल हो सकती है 4/5। ठीक है, अब इसके बाद व्हाइट बॉल नहीं आई बट वो रिपोर्ट क्या कर रहे हैं कि व्हाइट आ रही है, तो व्हाइट बॉल नहीं आने की प्रोबेबिलिटी 4/5, और उसके बाद ए भी झूठ बोले उसकी प्रोबेबिलिटी 1/2, बी भी झूठ बोले उसकी प्रोबेबिलिटी 1/3, सी भी झूठ बोले उसकी प्रोबेबिलिटी 1/4। अभी काम नहीं हुआ क्योंकि हमारी व्हाइट बॉल तो नहीं आ रही है, व्हाइट बॉल नहीं आई उसकी प्रोबेबिलिटी, उसके बाद वो तीनों को झूठ बोलना पड़ेगा। अरे व्हाइट नहीं आई, जैसे रेड आई बट वो तो रिपोर्ट व्हाइट कर रहे हैं ना, तो एक्चुअल में व्हाइट बॉल तो नहीं आई, तो तीनों के तीनों झूठ बोले, तो झूठ बोल ये ट्रूथ बोलने की प्रोबेबिलिटी, तो झूठ बोलने की 1 - p। ओके, ये हो गए। अब वो व्हाइट बॉल नहीं है तो ठीक है, मान लो वो रेड आ गई, क्या आ गई, रेड आ गई। अब जैसे मान लो चार आपके पास 5 कलर ये है, व्हाइट, रेड, ब्लू, ब्लैक और ग्रीन, ऐसे, या इसको येलो, ठीक है। अब मान लो वो रेड आ गई, तो वो रेड यदि झूठ बोल रहा है तो वो ये भी बोल सकता है कि ब्लू है, वो येलो है ये भी बोल सकता है, ग्रीन है ये भी बोल सकता है, और व्हाइट है ये भी बोल सकता है। तो व्हाइट बोलने की प्रोबेबिलिटी ए के लिए 1/4, बी के लिए 1/4, सी के लिए 1/4, तो कितनी बार 1/4 3 बार। अच्छा, व्हाइट आ गई तो ट्रूथ बोल रहा है तो व्हाइट हो गया, यहाँ पे 1/5 3 बार नहीं किया हमने, समझना बात को, क्योंकि व्हाइट आ गई है, हमने बोला है व्हाइट नहीं आई, उसके बाद वो झूठ बोल रहे हैं और वो रिपोर्ट तो व्हाइट ही कर रहे हैं। तो रेड जैसे आ गई तो उसके बाद वो ब्लू भी रिपोर्ट कर सकता है, येलो भी कर सकता है, ग्रीन भी कर सकता है, व्हाइट भी कर सकता है, तो व्हाइट रिपोर्ट करने की प्रोबेबिलिटी 1/4 ए बी सी के लिए रिस्पेक्टिवली। ठीक है, तो ये तो हो गई कि व्हाइट बॉल वो रिपोर्ट कर रहा है और एक्चुअल में व्हाइट थी उसकी प्रोबेबिलिटी, मतलब ये वाला पोर्शन ऊपर बेस थ्योरम के लिए। क्या ये क्लियर है? तो यही आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट इज 20.9। इसमें क्या है, अ क्लास कंसिस्ट ऑफ 80 स्टूडेंट्स, टोटल 80 स्टूडेंट्स है, 25 ऑफ देम आर गर्ल्स, तो 55 आर बॉयज। ओके, इफ 10 ऑफ देम आर रिच, 10 रिच है, ठीक है, एंड द रिमेनिंग पुअर। ओके, तो 70 क्या है, पुअर। एक और कहानी दे रखी है, एंड ऑल्सो 20 ऑफ देम आर इंटेलिजेंट, तो जो रिमेनिंग है वो नॉन इंटेलिजेंट। Then the probability of selecting an intelligent girl is, इंटेलिजेंट रिच गर्ल, इंटेलिजेंट भी चाहिए, रिच भी चाहिए और गर्ल भी चाहिए। अच्छा, तो सबसे पहले तो गर्ल आने की प्रोबेबिलिटी या इंटेलिजेंट होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 20/80। ठीक है, ये तो इंटेलिजेंट होने की प्रोबेबिलिटी। और उसके बाद वो रिच हो, उसकी प्रोबेबिलिटी 10/80, क्योंकि 10 रिच है, बाकी सब तो टोटल तो 80 है, तो रिच आने की प्रोबेबिलिटी ये। उसके बाद गर्ल हो वो, उसकी प्रोबेबिलिटी 25/80। तो इसको आप देख लो, ये हो गया 1/4, ये हो गया 1/8, ये हो गया 25/80। ठीक है, तो आप इसको सॉल्व करके देख सकते हो। कौन सा आ गया आंसर, तो चेक करना पड़ेगा। तो 5 से ये गया तो ये 5 बचा और ये बचा 16, तो 2/4 और ये हो जाएगा 2/5, तो 2/9, 2/9 मतलब 5/2, ऑप्शन सी। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 10, 20.10 में देखो, an unbiased coin is tossed 6 times, the probability that the third head appears on the 6th trial, 1 2 3 4 5 6। यहाँ उसने बोला है कि जो थर्ड हेड है वो यहाँ आ रहा है, तो इन कितनी जगह है, 3 और 2 5, तो इन 5 में से हमने 2 पोजीशन सेलेक्ट कर ली जहां पर हेड आ रहा है, तो 5 में से 2 पर हेड आ रहा है, तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/2, तो 1/2 कितनी बार आएगा, 2 बार, और बाकी 3 जगह पे क्या आएगा, टेल, तो टेल आने की प्रोबेबिलिटी भी यही। और बात समझ में आ रही है, नहीं आई बात समझ?
उसने बोला है कि जो थर्ड हेड है वो 6 पे आ रहा है, तो इससे पहले 2 हेड आ रहे होंगे, तो 5 में से 2 जगह का ही हेड आ रहा है, बाकी 3 जगह क्या होगा, टेल। जैसे फॉर एग्जांपल ये हम एक स्ट्रिंग ले रहे हैं, आपकी स्ट्रिंग प्रोबेबिलिटी ऑफ स्ट्रिंग टाइप का ही है ये, ठीक है। ये बात समझ में आ गई। और इसमें ध्यान रखना कि 6 पोजीशन पे हेड आए वो भी आपको लेना पड़ेगा, ये आपकी प्रोबेबिलिटी हो गई। क्लियर है? कोई समस्या? नाउ नेक्स्ट इज 20.11 क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे। ओके, इसमें बोला है नंबर्स आर सेलेक्टेड एट रैंडम वन एट अ टाइम फ्रॉम द नंबर्स 00 to 98, दैट इज 100 नंबर्स है with replacement. An event E occurs if and only if the product of the digits of a selected number is 18. If 4 numbers are selected, then the probability that the event E occurs 3 times is equals to, okay. नंबर से आपके पास 0001 से लेके 99, दैट इज 100 नंबर से, ये कितने हैं, 100, ओके। An event E occurs if and only if the product of the digits of a selected number is product of the digits of the selected number is 18. अच्छा, product of the digits। और ये प्रोसेस कितनी बार हो रहा है, 4 बार। तो उसने बोला है कि 3 बार वो नंबर आना चाहिए जिनका प्रोडक्ट क्या है, 18 है। तो 18 के लिए सिंगल डिजिट में तो मिलेगा नहीं, डबल डिजिट में पहुंचते हैं, तो इधर से 2 into 9 18 होता है, तो 9 into 2 भी मिलेगा। इसके बाद 3 into 6 18, तो 6 3 मिलेगा, और 4 into नहीं मिलेगा, 5 into समथिंग नहीं मिलेगा, बस 9 into 2 तो देख ही लिया हमने। तो ये आपके पास 4 नंबर है, ठीक है। नंबर्स आर सिलेक्टेड रैंडम वन एट अ टाइम फ्रॉम द प्रोबेबिलिटी दिस विथ रिप्लेसमेंट, तो हर एक बार 100 नंबर चाहिए। इवेंट ई अकर्स इफ एंड ओनली इफ द प्रोडक्ट ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ सिलेक्टेड नंबर इज, इवेंट ई अकर्स इफ एंड ओनली if 4 numbers are selected, the probability that the event occurs 3 times। अच्छा, ठीक है भाई। तो इसमें से नंबर सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटी जो कि जिसके डिजिट्स का जो प्रोडक्ट है वो 18 है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 4 फेवरेबल है, टोटल कितने हैं, 100, तो दैट इज दिस इज इक्वल्स टू 1/25, ठीक है। तो उसने बोला है कि 4 बार ये प्रोसेस हो रहा है, तो 3 बार आपको ऐसा मिलना चाहिए। तो 4 में से हमने 3 नंबर ऐसे 3 बार जो सिलेक्शन हो रहा है उसमें हमने बोल दिया कि 3 बार आपका ये, इसको ऐसे समझो कि ये नंबर आना सक्सेस हो गया क्योंकि ये इनका प्रोडक्ट 18 है, और फेलर कितना हो गया, ये 4 नंबर के अलावा, मतलब 96/100 को हम लिख सकते हैं 24/25। तो हमें सक्सेस कितनी चाहिए, 3, मतलब जो 4 बार ये इवेंट हो रहा है तो उसमें 3 बार हमें ये वाला नंबर चाहिए, तो 3 बार सक्सेस। तो सक्सेस की प्रोबेबिलिटी 1/25/3 और 24/25/3, ओके। तो अब इसको सॉल्व कर लेना, बट न्यूमरेटर में जो बनते हुए दिख रहा है वो 24 into 4 दैट इज 96, तो सी ऑप्शन मुझे लग रहा है। डिनोमिनेटर एक बार चेक करना, ठीक है, तब कमेंट करना। नाउ नेक्स्ट इज 20.12, इसमें बोला है देयर आर 2 urns A and B, urn A contains 5 red, 3 blue, 2 white, B contains 4 red, 3 blue and 3 white. An urn is chosen at random and a ball is drawn, probability that the ball drawn is red। अच्छा, अर्न को भी रैंडम सेलेक्ट कर रहे हैं तो आपको रेड बॉल आने की प्रोबेबिलिटी, टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम है, तो अर्न ए को सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटी 1/2, उसके बाद रेड आए उसकी प्रोबेबिलिटी टोटल कितनी है 10, तो 5/10, प्लस अर्न बी सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी 1/2, उसके बाद रेड आए उसकी प्रोबेबिलिटी 4/10, तो ये हो गया 9/20। सो योर आंसर इज 9/20, ओके, आंसर इज डी। नाउ 20.13, इसमें देखो क्या है, let A B C D be independent events such that probability of A B C और D दे रखा है, then the probability that none of A B dash C and D dash occur, मतलब A B dash C and D dash ये नहीं होना चाहिए, तो ये नहीं होना चाहिए, तो A नहीं होने की प्रोबेबिलिटी, A नहीं होना मतलब A dash
बी डैश नहीं होना मतलब बी होना, सी नहीं होना मतलब सी डैश होना, डी डैश नहीं होना मतलब डी होना, ये पूछ रहा है। और ये इंडिपेंडेंट है तो ये होगी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ सी डैश इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ डी। तो ए डैश की ए की प्रोबेबिलिटी हाफ है तो ए डैश कितना हो जाएगा 1/2, बी की प्रोबेबिलिटी 1/3 है तो बी की प्रोबेबिलिटी तो हमें चाहिए, सी की होने की प्रोबेबिलिटी 1/5 है तो सी डैश की प्रोबेबिलिटी 4/5, डी के होने की प्रोबेबिलिटी 1/6, तो यही चाहिए हमें। तो कितना हो गया ये देखो, तो 1 में 2 3 9 5 45 1/45, दैट इज ऑप्शन बी। ओके, नाउ 20.14 इसमें देखो क्या बोला है, देर आर 8 गर्ल्स अमंग whom 2 are sisters, all of them are to sit on a round table, the probability that the 2 sisters do not sit together is। अच्छा, 8 लोगों को सर्कल में अरेंजमेंट का तरीका क्या होता है भाई, 8 - 1 फैक्टोरियल। अब आपसे क्या पूछा गया है, द प्रोबेबिलिटी दैट द 2 सिस्टर डू नॉट सिट टुगेदर, तो हम वो निकाल लेते हैं कि 1 माइनस कोई दोनों साथ में बैठ रही है, तो दोनों साथ में बैठ रही है, मान लो वो सिस्टर 1 है और सिस्टर 2 है, तो बाकी 6 को अरेंज करने का तरीका, सॉरी बाकी 6 जो गर्ल्स है वो और ये दोनों सिस्टर को साथ, मतलब ये को एक मतलब दोनों का 1 यूनिट मान लिया, तो टोटल कितने यूनिट हो गए 6 प्लस ये पूरा ये 1 यूनिट। समझ में आ रहा है कुछ, मतलब दोनों सिस्टर को टाइम मेथड लगा रहे, दोनों सिस्टर को एक साथ ले लिया तो वो 1 यूनिट, बाकी 6 गर्ल्स, टोटल कितने यूनिट हो गए 7, तो उनका सर्कल में अरेंजमेंट 7 - 1 फैक्टोरियल और सिस्टर्स का आपस में अरेंजमेंट 2 फैक्टोरियल से, तो दिस इज योर आंसर। तो 1 - 2 अपॉन में ये हो गया 6 फैक्टोरियल, ये 7 फैक्टोरियल, तो 2/7 दैट इज 5/7। क्लियर है। नाउ नेक्स्ट इज 20.15, इसमें है अ पेयर ऑफ अनबैलेंस्ड डाइस आर रोल्ड टुगेदर टिल अ सम ऑफ आइदर 5 और 7 इज ऑब्टेन्ड, द प्रोबेबिलिटी दैट द 5 कम्स बिफोर 7 इज। ओके, अ पेयर ऑफ अनबैलेंस्ड डाइस आर रोल्ड टुगेदर टिल अ सम ऑफ, अच्छा ये जो प्रोसेस है इनफाइनाइट टाइम चल रही है, कब तक, जब तक आपका 5 या फिर 7 नहीं आ जाता है, ठीक है। द प्रोबेबिलिटी दैट 5 कम्स बिफोर 7। ओके, तो 5 कैसे आ सकता है, 1 4 2 3, ऐसे ही 4 1 और 3 2 हो जाए, मतलब टोटल कितने चॉइसेस हैं 4। अच्छा, दो डाइस को आप रोल कर रहे हो, टोटल आउटकम कितने होंगे 6 × 6, ठीक है। 1 4 2 3, तो 4 1 और 3 2, ये 4 हो गए। 7 आने के लिए क्या होगा, 1 6 2 5 3 4, और इनके 3 केसेस और 6 1 5 2 4 3, तो ये कितने केसेस हो गए 6, और 5 ना ही 5 आए और ना ही 7 आए, तो उनके लिए कितने केसेस हो जाएंगे 4 + 6 10, टोटल कितने केसेस है 36, तो 26 केसेस में दोनों नहीं आएंगे। आगे बात समझ में, तो 5 के आने की प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 के आने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी 4/36, 4/36 दैट इज 1/9। 7 के आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 6/36 दैट इज 1/6, और प्रोबेबिलिटी 3 मतलब ना ही 5 आ रहा है, ना ही 6 आ रहा है, ना ही 7 आ रहा है, मतलब तो वो हो जाएगा 26/36 दैट इज 13/18। क्या यहां तक क्लियर है। अब हमें क्या बताना है कि 5 जो है, द प्रोबेबिलिटी दैट 5 कम्स बिफोर 7, तो 5 पहले आ रहा है, तो क्या हो सकता है कि पहले आपने जो थ्रो किया दोनों डाइस को एक साथ थ्रो किया, पहले ही 5 आ जाए, ये भी हो सकता है, तो पहले 5 आने की प्रोबेबिलिटी 1/9 प्लस पहली बार 5 नहीं आए, अच्छा 7 आ गया तो दिक्कत आ जाएगी, क्योंकि 7 आ गया तो आपका प्रोसेस रुक जाएगा। आपसे बोला कि पहले 5 आना चाहिए, मतलब 5 पहले आएगा तभी प्रोसेस आपका रुक जाए, तो 5 पर प्रोसेस रुकना चाहिए, ठीक है। तो यहां पर 7 नहीं आएगा, तो 7 के अलावा 5 और 7 दोनों नहीं आए, प्रोसेस आपका चलता रहेगा, तो 5 और 7 मतलब P3 हो जाए, तो उसकी प्रोबेबिलिटी 13/18। पहले में मतलब नहीं 5 आया नहीं 7 आया, और फिर 5 आ गया तो आपका सेकेंड प्रोसेस में रुक गया, उसकी प्रोबेबिलिटी 1/9। ऐसे ही 3 प्रोसेस में आप मतलब थर्ड में आप 5 लाना चाहते हो, 7 उससे पहले नहीं आ सकता, क्यों, क्योंकि प्रोसेस रुक जाएगा। तो पहले 2 में नहीं 5 आए नहीं 7 आए, उसकी प्रोबेबिलिटी ये, और उसके बाद 5 आ जाए उसकी प्रोबेबिलिटी ये, तो ये एक इनफाइनाइट जीपी है जिसका 1/n माइनस कॉमन रेशियो कितना है 1 - 13/18, सो दिस इज इक्वल्स टू 1/9, और ये हो गया 5/18, तो ये हो गया 2/5।
Your answer is 2/5. That is option A. Clear है? Now question number 16, 20.16. इसमें देखो क्या है. A 10-digit number is formed without repeating any digit. The probability that the difference of the digits at the equal distances from the beginning and the end is always 1. Okay. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. तो यहाँ पर जो डिजिट आ रहा है, यहाँ पर जो डिजिट आ रहा है, इसके बीच का जो डिफरेंस है वो आपको क्या चाहिए, आपको 1. ठीक है. और इसमें एक और बात देखिए, विदाउट रिपीटिंग एनी डिजिट. ओके, रिपीटेशन ऑफ डिजिट नहीं होना चाहिए. तो सबसे पहले टोटल नंबर ऑफ वेज कितने हो जाएंगे? सो नंबर ऑफ वेज हो जाएंगे टोटल आपके पास 10 डिजिट है, 0 1 से लेके ऐसे 9 तक. तो इस पोजीशन के लिए 9 और बाकी फिर 9 का अरेंजमेंट 9 फैक्टोरियल से. तो ये आपका हो गया टोटल नंबर ऑफ वेज, टोटल नंबर ऑफ 10 डिजिट नंबर. ओके. अब इसमें हमें क्या चाहिए कि यहाँ पर और यहाँ पर जो डिजिट आ रहा है वो जो है उनका डिफरेंस 1 चाहिए. तो ऐसे यदि हम पेयर वाइज देखें, ये नंबर और ये नंबर क्या क्या हो सकता है? वो हो सकता है 0 1 और 1 2 हो सकता है. बट 0 1 जैसे आप मान लो कि यहाँ 1 लिया, यहाँ 0 लिया, 0 तो नहीं ले सकते. और इधर 1 लिया, इधर 2 लिया, या फिर इधर 2 लिया, इधर 1 लिया, तो गड़बड़ हो जाएगा. क्यों? क्योंकि डिजिट जो है रिपीट हो रहे, तो रिपीटेशन ऑफ डिजिट नहीं चाहिए. तो 0 1 हो सकता है, 2 3 हो सकता है, 4 5 6 7 8 9. ये 5 केस, ये 5 पेयर से हो सकते हैं. क्या ये बात समझ में आ गई? ठीक है. मतलब ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ये जो डिजिट्स आप पेयर वाइज लेते हो तो इनका डिफरेंस कितना चलेगा? 1. अच्छा, डिफरेंस का मतलब बोला 2 - 3 करे या 3 - 2 करे, डिफरेंस हम 1 ही बोलेंगे, ऐसा नहीं कि -1 और 1. ठीक है. अच्छा, 0 1 के बाद हमने 1 2 क्यों नहीं लिया? समझ में आ गई बात? क्योंकि डिजिट आपके रिपीट करेंगे. ठीक है. तो ये आपका सेट है. अब ध्यान से सुनिएगा, 0 1 जो है, सबसे पहली बात तो 0 और 1 यहाँ पर नहीं आ रहा है, मतलब समझना ध्यान से. 1 2 3 4 ये 5 पोजीशंस और ये 5 पोजीशंस. ठीक है. तो यहाँ पर जो डिजिट रखोगे वो उसी पेयर से डिजिट आएगा. ठीक है. तो सबसे पहले तो हमने केसेस बनाया कि 0 1 जो है पहले यूनिट प्लेस, मतलब फर्स्ट पोजीशन पे इधर से और इधर से फर्स्ट पोजीशन पे नहीं आ रहा है, क्योंकि 0 आ गया तो फिर अलग कुछ बात होगी. ठीक है. तो 0 1 यहाँ नहीं आ रहा है, तो 4 पेयर में से कोई भी पेयर यहाँ फिर आ सकता है. तो 0 1 जो है इन 4 पोजीशन में से कहीं भी जा सकता है. तो 4 में से एक पोजीशन सेलेक्ट कर ली. बात समझ में आ रही है? तो वहां पर हम 0 1 को कैसे रख सकते हैं? मान लो पोजीशन ये सेलेक्ट हुए, तो 0 1 का अरेंजमेंट का तरीका 0 यहाँ भी हो सकता है और थर्ड पोजीशन 1 यहाँ हो सकता है, या फिर क्या हो सकता है 1 इधर 0 इधर. तो दोनों का अरेंजमेंट कितने तरीके से होगा? 2 तरीके से. क्या ये बात क्लियर है? ठीक है. तो बाकी फिर 4 जगह, एक जगह तो हमने सेलेक्ट कर ली किसके लिए? 0 1 के लिए. अब बाकी 4 जगह ये आ सकते हैं. तो बाकी ये 4 कैसे आएंगे? ये 4 पेयर्स को हम कैसे सेलेक्ट करेंगे? ध्यान से सुनिएगा कि ये 4 पेयर्स है जिसमें से जैसे 5 पोजीशन है, तो ये 5 पेयर्स भी आपके पास. ध्यान से सुनिएगा. ठीक है. तो इन 5 पेयर्स पे इन पेयर में से एक नंबर यहाँ आएगा, फिर दूसरा नंबर ऑटोमेटिकली वो दूसरी जगह पोजीशन पे फिक्स हो गया. ऐसे ही तो इनका अरेंजमेंट, तो हमने 0 1 के लिए एक पोजीशन सेलेक्ट कर ली, मान लो ये वाली सेलेक्ट हो गई. अब 4 पोजीशन है, 4, इनका अरेंजमेंट कैसे होगा? 4 फैक्टोरियल से होगा. अब अरे समझ में आ गया ना, 4 पेयर्स के लिए हमने जगह जो है 4 फैक्टोरियल से हमने ली. मतलब समझ में आ रही बात? जैसे मैं 2 3 इस पोजीशन के लिए ले, या फिर 4 5 ले, या 6 7 ले, या 8 9 ले. तो 4 पेयर के लिए 4 पोजीशन, एक पोजीशन तो इसके लिए चली गई. ठीक है. अब इंटरनल अरेंजमेंट की बात करें, जैसे पेयर आपका 0 1 यहाँ आ गया, तो 0 इधर आए, 1 इधर आए, 1 इधर आए, 0 आए, अलग अलग बातें. तो 2 ऐसे 2 3 मान लो यहाँ आ रहा है, तो 2 यहाँ आए, 3 यहाँ आए, 3 यहाँ आए, 2 आए. तो ऐसे ही 2 फिर 2 फिर 2 कितनी बार? 5 बार. क्या ये बात क्लियर है? दूसरा केस कौन सा? जब 0 1 आएगा फर्स्ट पोजीशन पे, इधर से फर्स्ट पोजीशन और इधर से लास्ट पोजीशन के लिए, तो एक ही पॉसिबिलिटी होगी कि यहाँ 1 आ जाए और यहाँ 0 आ जाए, क्योंकि यहाँ 0 और 0 नहीं हो सकता, क्योंकि 9 डिजिट का नंबर हो जाएगा. तो उसके लिए सबसे पहले तो ये वाले पेयर को सिलेक्ट रखने की प्रोबेबिलिटी ये प्रोबेबिलिटी नहीं, नंबर ऑफ वेज. उसके बाद 4 पोजीशन पे 4 को रखने की प्रोबेबिलिटी 4 फैक्टोरियल. कोई दिक्कत? अब ये जो 4 पेयर्स है उनको रखने की, जब 2 रखे या 3 रखे, ऐसा कोई भी रख सकते हैं, तो 2 2 2 2 कितनी बार आएगा? 4 बार आएगा. तो ये तो आपका फेवरेबल केसेस हो गया. टोटल कितना है? 9 × 9 फैक्टोरियल. इसको कैलकुलेट कर लो. ऊपर से 2 पावर 4 कॉमन आ रहा है और 4 फैक्टोरियल भी कॉमन आ रहा है.
2 पावर 4 4 फैक्टोरियल, तो यहाँ आपका बचता है 1, इधर बचता है 4 इंटू 2 8 डिवाइडेड बाय 9 इंटू 9 फैक्टोरियल। तो ये हो गया 8 प्लस 1 9, 9 9 कैंसिल हो गया, तो ये हो गया 2 पावर 4 इंटू 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 9 फैक्टोरियल को लिख सकते हैं 9 8 7 6 5 इंटू 4 फैक्टोरियल, ये कैंसिल हो गया। अब ये 2 पावर 8 है तो ये चला जाएगा और इधर बचेगा 3, तो ये हो गया 1 अपॉन में 45 और 21, ठीक है। तो ये हो गया 45 इंटू 21, तो 5 4 9, तो 1 अपॉन में 945 इज योर आंसर। क्लियर है? नाउ 20.17 इसमें कुछ स्टेटमेंट्स है। स्टेटमेंट 1 देखो आप, स्टेटमेंट 1 में बोला है 5 letters are selected from the letters of the word Mississippi. The probability that 3 of them are alike and the other 2 are also alike but their kind is different from those of 3 alike. Okay. Mississippi में टोटल कितने लेटर्स है वो देखो, MI Mississippi, टोटल कितने हैं आपके पास? 4 4 8 और 2 10, 4 4 8 2 10, बिल्कुल। तो एम कितना है? 1, आई कितने हैं? 4, एस कितने हैं? 3, पी कितने हैं? 2, कितना हो गया? 4 3 7 8 9 और 1 10, ठीक है। प्रोबेबिलिटी निकालना है तो हम अलाइक को डिफरेंट मान सकते हैं, प्रोबेबिलिटी में कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। 5 लेटर सेलेक्ट करना है जिसमें 3 एक टाइप के हो 2 एक टाइप के हो। तो सबसे पहले तो टोटल नंबर ऑफ बेस, टोटल नंबर ऑफ बेस हो जाएगा 10C5, टोटल 10 लेटर्स है, इन सबको हमने अलग अलग मान लिया। बात समझ में आ गया? अलग अलग मानने का मतलब ये हो गया I1 I2 I3 I4, एस 3 है तो उनको भी अलग अलग मान लिया, पी 2 है तो उनको भी अलग अलग मान लिया। समझ में आ गया? तो आपके पास ये 10 डिफरेंट लेटर्स है, उसमें कितने सेलेक्ट करना है? 5, ठीक है। अब फेवरेबल केस में क्या बोला कि 3 एक टाइप के हो और 2 एक टाइप के हो, बस दोनों अलग अलग टाइप के हो, ठीक है। तो 3 एक टाइप के, तो हमने सबसे पहले तो क्या किया कि आई हो गए 3 एक टाइप के, ठीक है, और फिर एस या पी में से 2 कोई भी ले लिए, मतलब या तो दोनों एस ले लिया दोनों पी ले लिए, ये हो सकता है। या फिर तीनों जो सेम टाइप के हमने वो एस ले लिए, अब 2 जो एक टाइप के लेना है वो आई ले लिए या फिर पी ले लिए, ऐसे 4 केसेस होंगे। आगे बात समझ में? तो सबसे पहले आई 3 लेने का तरीका 4C3, और उसके बाद 2 सेम लेने का तरीका, तो वो हम एस से भी ले सकते हैं। तो इसमें कितने एस है? 3, तो उनमें से कितने ले ले? 2, प्लस पी में से ले ले तो 2C2, दोनों के दोनों पी ले ले। और क्या हो सकता है कि एस जो है वो तीनों के तीनों ले ले, 3 में से 3 लेने का तरीका 3C3, उसके बाद 2 सेम लेना, दोनों आई भी हो सकते हैं दोनों पी भी हो सकते हैं, तो आई लेने का तरीका 4C2 या फिर दोनों पी लेने का तरीका 2C2। तो ये आपकी प्रोबेबिलिटी आ गई। क्लियर है? स्टेटमेंट 3, ABC are 3 shooters. The probabilities of hitting the target are this respectively. If all of them make an attempt on the target and it is found that 2 of them have missed out, then the probability that A has hit the target is equals to 2/5. अच्छा, स्टेटमेंट 1 जो था ये हमारा ये वाला था। अच्छा, स्टेटमेंट 2, ओके। स्टेटमेंट 1 पहले देखो आप, इसको सॉल्व कर लेके हम चलो चेक कर लेते हैं। ये हो गया 4C3 है ना, तो 4 इंटू 3 प्लस 1 4 प्लस ये 1, ये हो गया 4 3 12 6 प्लस 1 7, तो 16 प्लस 7 कितना हो गया? 23। तो पहला स्टेटमेंट आपका करेक्ट आ गया। स्टेटमेंट 2 जो है ये हमने 3 पढ़ लिया था, स्टेटमेंट 2 पढ़ो। अ सम मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 क्रॉस 2 इज रैंडमली सिलेक्टेड फ्रॉम द मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 5 क्रॉस 4। 5 क्रॉस 4 मतलब रो कितने हैं? 5, और कॉलम कितने हैं? 4, ठीक है। The probability that the rows of the selected matrix are adjacent rows of the parent matrix is 3/5. ओके, हमें कितने रो सेलेक्ट करना है? यहाँ पे 2 क्रॉस 2 बनाना है, तो 2 रो सेलेक्ट करना है। टोटल कितने रो हैं? 5, तो 5 में से 2 सेलेक्ट करने का टोटल नंबर ऑफ बेस 5C2। अब उसने क्या बोला है? फेवरेबल के कौन से केस होंगे कि वो एडजेसेंट हो, तो एक ये हो सकते हैं, ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, तो फेवरेबल केस कितने हैं? 4, हो गया। अब 4 2/5 आ रहा है। इसने क्या दे रखा? 3/5, तो आंसर इज रॉन्ग। स्टेटमेंट 2 इज रॉन्ग, ठीक है। नाउ स्टेटमेंट 3, स्टेटमेंट 3 हमने जो अभी पढ़ा था कि ए की प्रोबेबिलिटी क्या है? 4/5, बी की प्रोबेबिलिटी 3/4, सी की प्रोबेबिलिटी 2/3, ठीक है। इफ ऑल ऑफ देम मेक एन अटेम्प्ट ऑन द टारगेट एंड इट इज फाउंड दैट 2
that two of them have missed out, then the probability that A has hit the target. Two of them have missed. अच्छा. Then probability that A has hit the target. Okay. तो दो मिस कर रहे हैं तो क्या क्या हो सकता है भाई? सबसे पहले तो कि A हिट कर जाए, B और C हिट ना करे, ठीक है. और क्या हो सकता है कि A हिट ना करे, B कर जाए, C ना करे, या फिर A ना करे, B ना करे, C कर जाए, या फिर तीनों नहीं करे तो भी चलेगा. उसने क्या बोला है कि दो हिट नहीं करे, तो तीनों हिट नहीं करेंगे तो वो भी चाहिए हमें. और फेवरेबल केस कौन सा है आपका? वो वाला केस जब A हिट कर रहा हो, इसमें ही मतलब आपको ये गिवन है कि दो हिट नहीं कर रहे हैं. तो ये चार केस हो गए कि तीनों हिट नहीं करेंगे, वो भी वाला भी लेंगे. अब उसने क्या बोला कि प्रोबेबिलिटी बताओ कि A हिट कर रहा होगा, यही बोला ना, दैट A हैज हिट द टारगेट, मतलब ये वाला केस ऊपर. बस बेस थ्योरम लगा दिया. तो प्रोबेबिलिटी लिख लो. A की हिट करने की प्रोबेबिलिटी 4/5, नहीं B के नहीं करने की प्रोबेबिलिटी 1/4, C के नहीं करने की प्रोबेबिलिटी 1/3, A के नहीं करने की 1/5, B 3/4, C का नहीं करने की C बार 1/3 प्लस A बार 1/5, B बार 1/4, C 2/3, A बार 1/5, B बार 1/4, C बार 1/3. तो ये वाला पोर्शन ऊपर कौन सा? ये वाला. इसको हम कैलकुलेट करें तो जो डिनोमिनेटर है सभी में सेम आ रहा है. न्यूमरेटर क्या बचेगा? 4. इधर ये 60 जो डिनोमिनेटर में आ रहा है, हर जगह आ रहा है, उसको कैंसिल कर दिया. तो 4 + 3 7 + 2 9 + 1 10. तो 4/10 दैट इज 2/5. तो 2/5 आ रहा है, इसका मतलब स्टेटमेंट करेक्ट हो गया. ठीक है. नाउ नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 20.18. इसमें देखो क्या है. Two persons each make a single throw with a die. The probability that get equal values, okay, is P. P1 4. Okay. 20.1 statement 1. Two persons each make a single throw with a die. The probability that they get equal values is P1. Four persons each make a single throw and probability of exactly 3 being equal is P2. Then P1 is greater than P2. Okay. Okay. तो P1 कितना हो जाएगा? P1 आपका हो जाएगा two persons each make a single throw with a die. The probability that they get equal values. तो equal values टोटल क्या हो जाएंगे केस? 6 into 6. और इक्वल क्या क्या हो सकता है? 1 1 2 2 ऐसे 6 6. तो फेवरेबल केस 6 अपॉन में टोटल कितना हो गया? 6 into 6. प्रोबेबिलिटी आ गई 1/6. ऐसे समझो. या फिर जो पहला पर्सन है वो कोई भी आउटकम ले आए 6/6, मतलब कोई भी आ जाए. उसके बाद जो सेकेंड पर्सन है, इसके पास जो आउटकम आया वही इसके पास आना चाहिए, तो वहां से हम बोल सकते हैं 1/6. ठीक है. P2 क्या बोल रहा है? P2 क्या है? 4 persons each make a single throw and probability of exactly 3 being equal is P2. अच्छा, एग्जैक्टली 3 जो है उनकी एक वैल्यू आ रही है ना. तो सबसे पहले तो हमने 4 में से 3 सेलेक्ट कर लिए जो इक्वल आ रहा है. ठीक है. और बाकी एक जो है वो डिफरेंट लाएगा. ठीक है. तो चारों के लिए 4 में से 3 के लिए इक्वल वैल्यू आ रही है. तो मान लो पहला पर्सन जो है वो थ्रो किया, उसके पास कोई भी आउटकम आ गया, तो दूसरे के पास मान लो पहले के पास 1 आया तो दूसरे के पास भी 1 ही आना चाहिए. इसका मतलब 1/6 उसकी प्रोबेबिलिटी. तीसरे के पास भी वही आया तो उसकी प्रोबेबिलिटी भाई 1/6. और जो फोर्थ पर्सन बच गया है उसके पास आपका ये जो नंबर आ रहा है, इधर जो नंबर आ रहा है उसके अलावा कुछ भी आ सकता है. तो इधर मान लो आउटकम 2 आ गया तो 2 के अलावा कोई भी आ सकता है, मतलब उसकी प्रोबेबिलिटी 5/6. आगे बात समझ में. तो P1 ग्रेटर देन P2 बताना है या सही है गलत है. तो देखो 6 6 कैंसिल हो गया, ये हो गया 5 को 20, या 5 अपॉन में 4 से कैंसिल होगा तो 3 3 9 54, 5 अपॉन में 54 और ये 1/6. तो P1 ग्रेटर देन P2 है क्या? बिल्कुल है.
तो स्टेटमेंट इज करेक्ट. स्टेटमेंट 2, each of A and B throw 2 dice, A throws 9, then which probability of throwing a higher number is? तो इसमें तो सिंपल है कि A जो है वो 9 थ्रो कर रहा है, मतलब 9 थ्रो करने का मतलब कि जो दोनों डाइस पे जो नंबर आ रहे हैं उनका सम कितना होना चाहिए, 9. तो इसने बोला कि बीस प्रोबेबिलिटी ऑफ थ्रोइंग अ हायर नंबर इज 1/6. तो बी पर क्या क्या पॉसिबल है, 10, 11 और 12. तो 10 आने के लिए क्या चाहिए आपको, 4 6 5 5 और 6 4, ये 3 केसेस. 11 के लिए क्या चाहिए आपको, 5 6 6 5. 12 के लिए 6 6. तो टोटल फेवरेबल केसेस कितने हो गए, 6, और टोटल आउटकम क्या आ सकते हैं, 6 × 6. तो प्रोबेबिलिटी आ गई 1/6. ठीक है, तो स्टेटमेंट इज करेक्ट. स्टेटमेंट 3, इसमें क्या बोला है, प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 यूनियन A2 is 1 minus probability of A1 bar into probability of A2 bar, then A1 and A2 are independent. अच्छा, तो इसको समझने के लिए हम क्या लिख सकते हैं, probability of A1 union A2 को हम लिख सकते हैं क्या, 1 minus probability of A1 union A2 का कॉम्प्लीमेंट. तो इसको लिख सकते हैं हम probability of A1 बार इंटरसेक्शन A2 बार. ठीक है, अब इन ये दोनों जो सेम दे रखा है, इसका मतलब probability of A1 इन बार इंटरसेक्शन A2 बार इज इक्वल टू probability of A1 बार इंटू probability of A2 बार. तो यहां से हम बता सकते हैं कि A1 बार और A2 बार इंडिपेंडेंट है. तो A1 बार A2 बार इंडिपेंडेंट है, तो A1 A2 बार, A1 बार A2 A1 A2 ये भी इंडिपेंडेंट होते हैं. तो स्टेटमेंट करेक्ट है. ठीक है, ओके. नाउ स्टेटमेंट 4 देखो, इसमें क्या है. स्टेटमेंट 4 में दे रखा है, इफ द 3 इवेंट्स ABC आर इंडिपेंडेंट देन ABC बार आर इंडिपेंडेंट. बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है इसको समझने में. ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 20.19. मल्टीपल करेक्ट है. अ बैग इनिशियली कंटेन्स 1 रेड एंड 2 ब्लू बॉल्स, 1 रेड and 2 blue balls. An experiment consisting of selecting a ball at random. An experiment consisting of selecting a ball at random. Okay, noting its color and replacing it together with an additional ball of the same color. Okay, if 3 such trials are made, then ये प्रोसेस कितनी बार हो रही है, 3 बार. Then probability that at least one blue ball is drawn. Probability that at least one blue ball is drawn. तो कम से कम एक ब्लू बॉल आना चाहिए. तो इसको सबसे समझ में आ रहा है कि 1 माइनस तीनों की तीनों रेड बॉल आ जाए. तो प्रोसेस क्या है कि आपने जो बॉल निकाली है, ठीक है, उसमें फिर वापस से हम उस बॉल के साथ एक एक्स्ट्रा बॉल सेम कलर की वापस से रखेंगे, तो तीनों रेड बॉल हो. तो 1 माइनस, पहले रेड बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी 1/3. अब पहला रेड बॉल आपने निकाल लिया, तो अब समझना प्रोसेस. अब एक रेड बॉल निकालने के साथ बचा क्या, 2 ब्लू बॉल. तो एक रेड बॉल तो ये रखेंगे, उसके साथ एक और सेम कलर की बॉल, तो 2 रेड बॉल हो गए. तो फिर उसमें से रेड बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी 2/4. ठीक है, फिर आपने रेड निकाला, उसके बाद कितनी, अब एक रेड निकाला, फिर से आपने 2 रिप्लेस करी, तो 3 रेड 2 ब्लू हो गया. फिर से रेड निकालने की प्रोबेबिलिटी 3/5. तो ये आपका आंसर आ गया. 3 3 कैंसिल हो गया, 1 2. तो ये हो गया 9/10. नहीं, 9/10 नहीं, 9/10 नहीं होगा. ठीक है, आगे बात समझो. बिल्कुल, तो 9/10 इज 0.9. इस ए जो है करेक्ट है. बी, प्रोबेबिलिटी दैट एग्जैक्टली 1 ब्लू बॉल इज ड्रॉन इज 0.2. प्रोबेबिलिटी दैट एग्जैक्टली 1 ब्लू बॉल इज ड्रॉन. अच्छा, एक ब्लू बॉल वो ड्रॉ कर रहा है, तो क्या हो सकता है कि पहले में ब्लू आ जाए, बाकी 2 में रेड आए, या फिर पहले में रेड, फिर ब्लू, रेड, 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 ब्लू, ये हो सकता है. तो पहला ब्लू निकालने की प्रोबेबिलिटी 2/3. ठीक है, फिर उसने ब्लू बॉल फिर से यदि निकाली, तो वो एक एक्स्ट्रा ब्लू बॉल रखेगा, तो 3 ब्लू 1 रेड, तो टोटल बॉल कितनी हो गई, 4. और फिर ब्लू बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी 3/4. तो अब 3 ब्लू है, फिर से रखेगा तो 4 ब्लू हो जाएगी और 1 रेड, फिर से ब्लू बॉल आने की प्रोबेबिलिटी 4/5. फिर रेड, एक रेड निकालने की प्रोबेबिलिटी 1/3. रेड रखा उसने, तो 2 रेड 2 ब्लू, फिर ब्लू आने की प्रोबेबिलिटी 2/4. फिर ब्लू तो 3/5. समझ में आ रहा है. रेड निकाला, उसकी प्रोबेबिलिटी ये, फिर रेड की प्रोबेबिलिटी, फिर ब्लू बॉल की प्रोबेबिलिटी 2/5.
तो इसको आप ध्यान से समझो, 2 इंटू 3 इंटू 4। एक मिनट, यहाँ गड़बड़ कर दिया हमने। रेड रेड निकालने की हमने तीनों ब्लू निकाल ली, ये तीनों ब्लू के लिए प्रोबेबिलिटी लिख दी थी। अरे भाई पहले ब्लू निकाला, फिर ब्लू रखा, फिर रेड निकालने की प्रोबेबिलिटी 1/4 ही होगा, फिर से रेड रखा तो 2/4। कोई दिक्कत इसमें? इसको फिर से एक बार समझते हैं। ब्लू रेड रेड, रेड ब्लू रेड, रेड रेड ब्लू, यही बोला है। प्रोबेबिलिटी दैट एग्जैक्टली 1 ब्लू बॉल इज ड्रॉन। ओके, तो पहले ब्लू बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी 2/3, फिर बॉल कितनी हो गई टोटल 4 हो जाएगी, 3 ब्लू 1 रेड, फिर रेड निकालने की 1/4, फिर रेड निकालने की 2/5, ये सही है। रेड 1/3, फिर ब्लू 2/4, फिर रेड। तो रेड निकालने के लिए आपके पास ऑप्शंस होंगे, यहां समझना, ब्लू निकाला तो 2/4, फिर ब्लू रखा हमने तो 5 हो गई, तो 3 ब्लू 2 रेड, तो फिर रेड निकालने की प्रोबेबिलिटी 2/5। ओके, रेड निकालने की प्रोबेबिलिटी 1/3, फिर रेड 2/4, फिर ब्लू 2/5, बिल्कुल सही है। तो अब ये कितना हो गया, 3 इंटू 20, और इधर हो गया 4 + 4 + 4 12, तो 4 फिर 2, तो 2/10 दैट इज इक्वल टू 0.2। ठीक। नाउ सी ऑप्शन क्या है, प्रोबेबिलिटी दैट ऑल द ड्रॉन बॉल्स आर रेड गिवन दैट ऑल द ड्रॉन बॉल्स ऑफ द सेम कलर। तो तीनों यदि सेम कलर की है तो तीनों रेड हो सकती है और तीनों ब्लू हो सकती है। तो हमें किसकी प्रोबेबिलिटी निकालना है कि जो सेम कलर की बॉल निकाली है वो तीनों की तीनों क्या है, रेड हो, तो उसकी प्रोबेबिलिटी ऊपर। तो रेड के लिए हमने कहीं सॉल्व किया, रेड के लिए क्या सॉल्व किया, ये वाला केस। रेड के लिए ये था, तो कितना था ये 1/10 दैट इज 0.1, ये भी 0.1। और ब्लू के लिए तीनों की तीनों ब्लू निकल जाए तो उसकी प्रोबेबिलिटी 2/3, फिर 3/4, फिर 4/5, तो 3 4 कैंसिल हो गया, 2/5, तो ये हो गया 0.4। तो प्रोबेबिलिटी आ गई 1/5, या फिर इसको बोलो 0.2, एक ही बात है। तो ऑप्शन सी भी करेक्ट है। ऑप्शन डी, प्रोबेबिलिटी दैट एटलीस्ट 1 रेड बॉल इज ड्रॉन इज 0.6। कम से कम एक रेड चाहिए तो 1 माइनस तीनों की तीनों ब्लू हो जाए, तो ब्लू की प्रोबेबिलिटी कितनी है 0.4, तो ये हो गया 0.6। तो ये स्टेटमेंट भी आपका, ये ऑप्शन भी करेक्ट है। ठीक है, नाउ 20.20। ओके, इस क्वेश्चन में देखो क्या है भाई, ट्वेंटी पॉइंट 20 में है, टू रियल नंबर्स x and y are selected at random given that x 0 to 1 y 0 to 1 close, let a be the event that a y square is less than or equal to x। तो ये तो पैराबोला होता है, x एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक, तो y स्क्वायर x, तो x जो है वो 0 से 1 है, ये 1 हुआ, तो इससे अंदर वाला पोर्शन y भी 0 से 1 है, तो x 1,1 पैराबोला पे आ रहा है, तो ये हो गया y इज इक्वल टू 1। ठीक है, और फिर दूसरा है y स्क्वायर लेस देन इक्वल टू x, मतलब पैराबोला का अंदर वाला रीजन। फिर x स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू y, y एक्सिस के और सिमेट्रिक, मतलब वो पैराबोला कुछ ऐसा है, 1,1 से वो भी पास होगा, तो ये वाला अंदर वाला पोर्शन। तो कॉमन कौन सा आ गया, ये वाला रीजन। क्लियर है, दोनों में कॉमन कौन सा आ गया, ये जो शेडेड पोर्शन बनाया। ठीक है, देन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ओके, एक्स आपका 0 से 1 वेरी कर रहा है, वाई 0 से 1 वेरी कर रहा है, मतलब जो ये वाला रीजन है एक्स 0 से 1, ये 1,1 हो गया, ये 1 ये 1, तो ये पूरा रीजन जो है वो आपका एक्स और वाई का हो गया। ठीक है, और ए इंटरसेक्शन बी कौन सा रीजन आ गया, ये जो हमने बनाया था, ये वाला। ठीक है, समझ में आ रही है बात। तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, इस रीजन का एरिया मान लो A1 मान लो, और जो बाहर वाला है स्क्वायर, इसका एरिया कितना दिख रहा है मुझे, तो इसको बोल दो आप A2, तो वो स्क्वायर एरिया कितना हो जाएगा 1 × 1, तो आंसर हो जाएगा A1 अपॉन में A2। ठीक है, तो A2 तो आपको 1 दिख ही रहा है, A1 ये एरिया निकाल लेते, कौन सा, ये पैराबोला के बीच का। तो पैराबोला के बीच का एरिया हो जाएगा आपका 0 से 1 इंटीग्रेट कर दो, ये वाला पैराबोला है y स्क्वायर इज इक्वल टू x, तो ऊपर वाला पार्ट हो जाएगा √x, तो √x माइनस नीचे वाला x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर, सॉरी y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो माइनस एक्स स्क्वायर dx, इसको इंटीग्रेट कर दो, तो x पावर 3/2 3/2 माइनस x³ 3
0 to 1 डिवाइडेड बाय 1, तो दिस इज इक्वल्स टू 1 रखा आपने तो 2/3 माइनस 1/3 डिवाइडेड बाय 1, तो दिस इज इक्वल्स टू 1/3। तो ए इंटरसेक्शन भी क्या आ गया 1/3, ठीक है। तो ए ऑप्शन सही है। बी, ए एंड बी आर एग्जॉस्टिव इवेंट्स। ए जो था, ए क्या बता रहा था, ये पैराबोला का पूरा अंदर का रीजन। बी कौन सा बता रहा था, इस पैराबोला का पूरा अंदर का रीजन, ठीक है। तो 0 से 1 में ये पूरा एरिया आ रहा है क्या, तो बिल्कुल ए जो है और बी इवेंट जो है 0 से 1 में ये पूरा एरिया दे रहा है क्या, बिल्कुल। तो वो आपका सैंपल स्पेस दे रहे हैं, तो एग्जॉस्टिव इवेंट्स हुए। सी, ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, तो ये तो गलत है, इंटरसेक्शन का फाई है ही नहीं। ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स, तो ए की प्रोबेबिलिटी निकाल लो, बी की प्रोबेबिलिटी निकाल लो। ए की प्रोबेबिलिटी बोले तो कौन सा केस हो जाएगा, ये वाला, मतलब ये पैराबोला था ना, तो 0 से 1 में 0 से 1 और ये भी 0 से 1, तो कौन सा एरिया, ये एरिया आप निकालो तो कितना आएगा, √x का इंटीग्रेशन 0 से 1 में, तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा x⁻3/2 अपॉन में 3/2 0 to 1, तो ये हो जाएगा 2/3 इसका एरिया। और b का एरिया, ये वाला जो एरिया था कौन सा, इस पैराबोला का 0 से 1 में, मतलब ये एरिया, तो 0 से 1 में इसको इंटीग्रेट कर लो, ये हो जाएगा 1/3, ठीक है। और उसमें से 1/3 कौन सा एरिया आ जाएगा, ये वाला, उसमें से 1 हटा दो तो वो 2/3 आ जाएगा। दोनों या सिमेट्री से हम बोल सकते हैं, दोनों की प्रोबेबिलिटी सेम आएगी, तो दोनों का प्रोडक्ट आ रहा है 4/9, 1/3 के इक्वल है क्या, नहीं है, तो वो इंडिपेंडेंट नहीं हुए, ठीक है। नाउ 20.21, 2 persons A and B have n+1 and n coins respectively which they toss simultaneously, then the probability that A will have more heads than B, ठीक है। इस टाइप का एग्जैक्टली क्वेश्चन हमने एक असाइनमेंट में किया है प्रोबेबिलिटी के, आपको याद हो तो वहां पे मैंने एक मेथड बताया था, तो इस क्वेश्चन में यहाँ पर मैं एक दूसरा मेथड बताऊंगा आपको, ठीक है। प्रोबेबिलिटी हमने एक क्वेश्चन एग्जैक्टली यही क्वेश्चन किया है और उसको एक बढ़िया मेथड से भी किया है, तो वो मेथड तो आपने समझ लिया, मैं इसको यहाँ दूसरी मेथड से बताऊंगा, ठीक है। तो ए के पास कितनी टॉस है, क्वेश्चन नंबर 21, ए के पास n+1 टॉस हो रही है, बी के पास कितनी टॉस है, n टॉस हो रही है, ठीक है, मतलब n कॉइन्स है, which they'll toss simultaneously, then the probability that A will have more heads than B, A के पास नंबर ऑफ हेड ज्यादा आना चाहिए, तो हमने क्या बोला कि A के पास मान लो नंबर ऑफ हेड जो आ रहा है वो T1 आ रहा है और नंबर ऑफ टेल्स जो आ रहा है वो T2 आ रहा है, बात समझ में आ गई। A के पास जो नंबर ऑफ हेड है वो T1 है और टेल कितना है T2, और मान लो B के पास वही डेटा, इसके पास नंबर ऑफ हेड M1 है और नंबर ऑफ टेल्स क्या है, M2 है, ठीक है। हमें क्या चाहिए कि T1, बात समझना है ना, और हेड और टेल कितने हो रहे हैं, टोटल n+1, तो T1 + T2 कितना होगा, n+1, और M1 + M2 कितना होगा, n, क्योंकि हेड और टेल कितनी बार आएगा, या हेड या टेल n+1 टाइम्स और ये भी n टाइम्स, ठीक है। अब ध्यान से सुनिएगा कि इधर जो है हमें क्या चाहिए, हेड जो है वो टेल से ज्यादा चाहिए, मतलब इसकी प्रोबेबिलिटी चाहिए कि नंबर ऑफ हेड जो है ए में वो बी से ज्यादा हो, ठीक है। अब ए जो कॉइन है उस पर हेड आए और टेल आए, उनकी प्रोबेबिलिटी इक्वल होती है, तो ड्यू टू सिमेट्री हम बोल सकते हैं कि जो नंबर ऑफ टेल्स होंगे M2, वो नंबर ऑफ टेल्स से ज्यादा हो, तो दोनों की प्रोबेबिलिटी सेम होगी और उसको हमने बोल दिया प्रोबेबिलिटी ऑफ P। नहीं, ये बात समझ में, मैंने बोला कि ए पर जो हेड आ रहा है वो टेल से ज्यादा है, तो ऐसे ही ए पर जो टेल आएंगे, हमने उल्टा लिख दिया, हाँ, ए पर जो हेड आ रहा है और जो टेल आ रहा है, मान लो हेड टेल से ज्यादा चाहिए, तो टेल हेड से ज्यादा हो तो उसकी प्रोबेबिलिटी भी सेम होगी, क्योंकि हेड और टेल की प्रोबेबिलिटी किसी भी कॉइन पर इक्वल होती है, तो हेड आए या टेल आए दोनों में सिमेट्री है, समझ में आ रही बात। तो इस पर हेड आए इससे ज्यादा, बी से ज्यादा, मतलब ये जो T1 है वो ग्रेटर देन M1 हो, ऐसे ही जो टेल्स आएंगे इस पर वो इसके टेल से ज्यादा भी होंगे, तो दोनों की प्रोबेबिलिटी आपकी इक्वल हो गई। आगे बात समझ में, हमें क्या निकालना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ T1 ग्रेटर देन M1, तो इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ T1 लेस देन और इक्वल टू M1, मतलब हेड जो है ए पर जो हेड है वो बी से जो हेड आ रहा है उस पर ज्यादा चाहिए, तो उसको लिख सकते हैं 1 माइनस ए पर जो हेड्स आ रहे हैं वो बी पर जो हेड आ रहे हैं उसके बराबर है या फिर उससे कम है, ठीक है।
तो आप इसको समझो, किसको, T1 लेस देन और इक्वल टू M1, इसको समझो ध्यान से। तो T1 को हम लिख सकते हैं T2 के टर्म में, क्या लिख सकते हैं वहां से, n+1 माइनस T1 माइनस T2 लेस देन और इक्वल टू। M1 को क्या लिख सकते हैं, n माइनस M2। तो यहां से अब ध्यान से समझो, n कैंसिल हो गया, ये हो गया 1 प्लस M2 लेस देन और इक्वल टू T2। मतलब T2 जो है वो 1 प्लस M2 के बराबर है या उससे ज्यादा है। तो क्या हम यहां से ये बोल सकते हैं क्या जो T2 होगा वो आपका M2 से ज्यादा होगा ही होगा, क्योंकि T2 जो है आपका 1 प्लस M2 के बराबर है या उससे ज्यादा है, तो M2 से तो ज्यादा ही होगा ना, क्योंकि M2 प्लस 1 से ज्यादा है, तो M2 से तो ज्यादा होगा ही होगा। तो इस कहानी को पूरा हमने कन्वर्ट कर दिया इसमें, और इसकी प्रोबेबिलिटी किसके बराबर थी, P के बराबर। सो दिस इज नथिंग बट P। तो ये जो P है वो आ गया 1 माइनस P के बराबर, तो P आपका सीधा आ गया 1/2 के बराबर। सो रिक्वायर्ड आंसर इज हाफ। बढ़िया मेथड है अभी, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन हो गया, ए, बी नहीं होगा, सी नहीं होगा, डी 1/3 से बड़ा है हाफ, बिल्कुल है। तो आंसर इज ए एंड डी। नाउ 20.22, a sum of money is rounded off to the nearest rupee. The probability that the round off error is at most 10 पैसा। अच्छा, यदि आपको राउंड ऑफ करना है तो आप जो है कॉइन की जो वैल्यू है कहां से लोगे, -50 -49, मतलब पैसों में ले रहे हैं हम, ठीक है, -48, ऐसे ही कहां तक चलेंगे, 0 माइनस 0 0.1 0.02, मतलब पैसा चल रहा है ये, ऐसे ही 0.49 तक, 50 तक मत जाना क्योंकि -50 आपने ले लिया है, ठीक है। तो ये तो आपका सैंपल स्पेस होगा। सैंपल स्पेस में कितने एलिमेंट है, 100। अब हमें जो है राउंड ऑफ कितने तक करना है, 10 पैसे तक। तो आप चलोगे कैसे, 10 पैसे तक करना है तो 0.01 0.02, ऐसे ही कहां तक जाएंगे, 0.009 तक, और हमें 10 पैसे तक करना है ना, तो 0.09 तक गए और 0.10 तक गए, ठीक है। क्या यही राउंड ऑफ होगा क्या, 10 पैसे तक राउंड ऑफ करना है, बात को समझिएगा। तो 0 से 0.01 0.02 0.0 ऐसे 0.10 तक गए, तो कितने एलिमेंट है इसमें, 11 एलिमेंट्स। अब हमें जो 10 पैसे तक राउंड ऑफ करना है तो माइनस साइड में तो जाएंगे, माइनस साइड में कहां तक जाएंगे, -0.10, मतलब इसको ऐसे समझ सकते हो 90 पैसा, तो उसको भी तो राउंड ऑफ करोगे आप। तो ऐसे ये कहां तक जाएगा, -0.01 तक। तो इसमें कितने एलिमेंट है आपके, आप देखो 1 से लेके 10 तक 10, इधर -1 से लेके -10 तक 10 और एक 0, तो टोटल कितने एलिमेंट्स है, 21। तो ये आपकी प्रोबेबिलिटी हो गई, ठीक है। राउंड ऑफ समझते हो ना। नाउ क्वेश्चन नंबर 23, कंसीडर द कार्टेशियन प्लेन R square and let X denote the subset of the points for which, क्वेश्चन है 23, है ना। Consider the Cartesian plane R square and X denote the subset of points for which both coordinates are integers. Both coordinates are integers. A coin of diameter half is tossed randomly into the plane. The probability P that the coin covers a point of X satisfies. A point of X, okay. कॉइन का डायमीटर हाफ है तो रेडियस कितनी होगी, 1/4। तो 1/4 रेडियस में जितने भी पॉइंट्स आएंगे वो सभी को लेगा। अब मान लो कार्टेशियन प्लेन पे हमने एक पॉइंट लिया x, y, तो इधर हम एक 1 यूनिट का हमने 1 यूनिट पे एक दूसरा पॉइंट लिया x + y, y, ठीक है। ये वाला पॉइंट ले लिया x + y, y +1, और ये पॉइंट ले लिया x, y + 1। तो आपको इसमें 4 इंटीजर यही दिखेंगे बस। तो वो जो कॉइन है जिसका डायमीटर 1/4 है, अब समझना ध्यान से, जैसे 1/4 है तो ये तो कंप्लीटली इसके अंदर भी आ सकता है, ऐसे भी आ सकता है, कहीं भी आ सकता है, ठीक है। तो हमें ये चारों पॉइंट आना चाहिए। तो वो कॉइन को आप ऐसे समझो कि कॉइन जो है इसको सेंटर मान के हमने एक सर्कल ड्रॉ किया जिसकी रेडियस क्या है, 1/4। इसको सेंटर मान के रेडियस एक सर्कल ड्रॉ किया जिसकी रेडियस 1/4, ठीक है। तो ये मुझे बताओ कि ये जो पार्ट है, ये जो पार्ट है उस कॉइन का 1/4 होगा, ठीक है। तो यही आपका रिक्वायर्ड एरिया हो गया।
और टोटल एरिया तो ये हो गया स्क्वायर है जिसकी साइड 1 और 1 है, तो यहाँ पर जियोमेट्रिकल प्रोबेबिलिटी लगेगी एरिया से। तो टोटल एरिया कितना है इस स्क्वायर का एरिया 1 इंटू 1, और रिक्वायर्ड एरिया कौन सा हो जाएगा, ये सर्कल्स का जो पार्ट है इसका एरिया, क्योंकि जब कॉइन यहाँ गिरेगा तो उसके अंदर आ रहा है, तो हमें तो ये ऐसे वो समझना 4 बार गिर रहा है, अरे भाई यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी आ सकता है। तो 1/4 जो एरिया बने, एक का एरिया कितना होगा, ये 1/4 का एरिया 1/4 पाई आर स्क्वायर, रेडियस कितनी है 1/4, ठीक है। अब ऐसे कितने हैं, 4 है, तो ये आपका आंसर आ गया, कितना हो गया π/16। अब π/16 देखो कौन सा ऑप्शन है, पहला सही है, π/3 से छोटा है बिल्कुल है, π/30 से बड़ा है तो है, 1/4 के बराबर तो गलत है, ठीक है। नाउ सेक्शन 3 assertion and reason, question number 24, if probability of A is positive then the event A is independent of itself if and only probability of A is 1। तो ये क्वेश्चन नंबर 24 कर देते हैं। स्टेटमेंट 1, यदि दोनों ए खुद से इंडिपेंडेंट है तो किसके बराबर होना चाहिए, PA इंटू PA के बराबर, तो A की प्रोबेबिलिटी 1 होगी तभी ये पॉसिबल है, क्योंकि 1 इंटू 1 1, और ये भी A इंटरसेक्शन क्या होगा, A ही होगा, तो ये 1 = 1 हो जाएगा। तो स्टेटमेंट 1 सही है। स्टेटमेंट 2, इवेंट्स A and B आर सेड टू बी इंडिपेंडेंट इफ एंड ओनली प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B = PA इंटू PB। तो स्टेटमेंट 2 भी सही है और करेक्ट एक्सप्लेनेशन तो है ही। क्या ये बात समझ में आ गई, ठीक है। नाउ 25 में स्टेटमेंट 1, x + y + z = 5। में स्टेटमेंट 1, x + y + z = 5, xy + yz + zx = 3, x + 2y not equal to 5, x, y, z belongs to real number, then the probability for x is positive only is 13/60। x हमें क्या चाहिए, पॉजिटिव, तो यहाँ से z की वैल्यू क्या ली हमने, 5 - x + y, तो उठा के यहाँ रख दिया, तो ये हो गया xy + y, z की जगह क्या रखा हमने, ये 5 - x - y + z, तो इसको ऐसे रखो, z कॉमन लिया तो क्या हो गया, x + y, इधर z की जगह 5 - x + y = 3, तो ये हो गया xy, ये हो जाएगा 5 + 5x + 5y -x² - y² - 2xy = 3। तो यहाँ से कहानी आ गई, y² + x², अच्छा 5x + 5y - xy -x² - y² - 3 = 0। इसको 3 से मल्टीप्लाई किया तो माइनस से मल्टीप्लाई किया तो y², उसके साथ आ जाएगा -y, 5 - x -5x + x² + 3 = 0। ये y में हमने क्वाड्रेटिक बना ली। अब x y z रियल दे रखा है तो d y में क्वाड्रेटिक है, तो इसका डिस्क्रिमिनेंट > 0 होना चाहिए, तो 5 - x का होल स्क्वायर -4 टाइम्स ऑफ -5x + x² + 3 should be > 0। तो यहाँ से हो गया x² - 10x + 25 -+ 20x - 4x² - 12 > 0। तो ये बचा -3x², ये बचा 10x, और ये बचा +30 > 0। अब इसके रूट्स दिख रहे हैं मुझे, क्या दिख रहा है, एक तो 1 दिख रहा है, क्या 1 नहीं है, -1 है, दूसरा हो जाएगा x - 13, तो x आ गया आपका -1 से 13/3। तो टोटल अब यहाँ पर ये लेंथ में चलेगा प्रोबेबिलिटी, -1 से 13, इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी, 1 + 13/3। अब पॉजिटिव चाहिए तो लेंथ क्या होगी, 13/3 से 0, तो ये आ गया 16/3, तो ये हो गया 13/16। ओके, तो स्टेटमेंट 1 is true। स्टेटमेंट 2, if x + y is this then the maximum minimum values of x, y and z are same। तो ये भी स्टेटमेंट सही है, क्योंकि x, y, z को आप x या y रखो, y की जगह z रखो, z की जगह x रखो, तो
इस एक्सप्रेशन में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो मतलब ऐसे में यहाँ से समझू, एक्स में जो क्वाड्रेटिक बने वो सॉरी वाई में जो क्वाड्रेटिक बने वही एक्स में बनाओ, तब भी यही करना पड़ेगा, तो वाई की रेंज भी वही आएगी। ऐसे ही जेड के लिए भी वही करना पड़ेगा, तो रेंज तो सबकी सेम आएगी। बट स्टेटमेंट 1 का जो है करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो आंसर इज बी। ओके, तो 25 का क्या आ गया? बी। क्लियर है?